प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस चैनल में। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग अध्ययन करेंगे गुरुत्वाकर्षण नामक पाठ को, जो कि कक्षा 9 के विज्ञान में दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो पार्ट है बच्चों, ये पार्ट 2 है। ठीक है, ये जो पार्ट है ना, ये जो इस चैप्टर का पार्ट है वो पार्ट 2 है। अर्थात पार्ट फर्स्ट कहाँ है, तो पार्ट फर्स्ट को मैंने पढ़ा दिया है चैनल पे। आप वीडियो के सेक्शन में जाएंगे तो वीडियो के ऊपर लिखा ही आपको मिल जाएगा गुरुत्वाकर्षण, है ना। तो आप वो अगर पार्ट फर्स्ट नहीं देखे हैं तो पार्ट फर्स्ट ज़रूर देख लीजिएगा, तभी पार्ट सेकंड को देखिएगा, तभी आप बहुत अच्छे से चीज़ों को इंटरलिंक कर पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए, अगर आपने पार्ट फर्स्ट देख लिया है तो आप पार्ट 2 देख रहे हैं, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो बच्चों इस पार्ट में अर्थात इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे, क्या समझेंगे चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या चीज़ें समझेंगे। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास बुक है। ठीक है, मैं आपको कुछ टॉपिक सिलेक्ट किया हूँ। ठीक है, उन टॉपिक को मैं बता देता हूँ कि क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। तो इस पार्ट में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले केपलर के गति के नियम, है ना। केपलर के ग्रहों के गति से संबंधित नियम, है ना। गति से संबंधित, इसका मतलब है संबंधित और नियम। थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख रहे हैं क्योंकि टाइम बचे, है ना। तो एक तो ये हम लोग पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे बता देता हूँ चलिए। फिर हम लोग पढ़ेंगे ऐसे ही मुक्त पतन के बारे में कि मुक्त पतन क्या होता है। ठीक है, मुक्त पतन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वीय त्वरण के बारे में। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 3 टॉपिक हम लोग अध्ययन करेंगे इस पार्ट में, और ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए आपको बताता हूँ इंटरेस्टिंग टॉपिक क्यों है। देखिए, इंटरेस्टिंग टॉपिक इसलिए है बच्चों क्योंकि बहुत सारे बच्चों से ये पूछा जाता है कि चलो एक बात बताओ, मान लो कि ये कोई पिंड है, ठीक है, और यह पिंड मान लेते हैं 20 किलोग्राम का है ना। ये पिंड जो है वो 20 किलोग्राम का है, और मान लेते हैं कि ये कोई पिंड है, और मान लेते हैं कि ये पिंड जो है ये 60 किलोग्राम का है। ठीक है, और दोनों को एक ही समय पर एक निश्चित ऊंचाई से छोड़ा जाता है। तो बताओ सबसे पहले नीचे कौन गिरेगा। ठीक है, सबसे पहले नीचे अर्थात पृथ्वी पर कौन आएगा। तो बच्चे फटाक से आंसर क्या देते हैं कि सर 60 किलोग्राम वाला जो पिंड है ना, ये सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक है, इसी का आंसर बच्चे देते हैं कि ये सबसे पहले पहुंचेगा। अब उनसे पूछ लिया जाए कि बताओ सबसे पहले क्यों पहुंचेगा, तो वो कहते ये हैं कि चूँकि इस पिंड का जो द्रव्यमान है ना, इस पिंड का जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान क्या है, ज़्यादा है। तीर ऊपर कर रहा हूँ, इसका मतलब ज़्यादा है। जबकि ऐसा नहीं होता है बच्चों, ये दोनों पिंड एक ही साथ पहुँचते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे। आपको भी लगेगा कि 60 किलोग्राम वाले पिंड को जल्दी पहुँचना चाहिए, तो मैं बताऊँगा कैसे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो अब आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। ठीक है, और लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर देना चाहता हूँ कि इस चैनल पर कक्षा 9 का जो विज्ञान है वो मैं कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अब हम लोग अपने टॉपिक के अंदर। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना है, केपलर के ग्रहों के गति से संबंधित नियम। तो मैं यहाँ पर अपना लेक्चर शुरू करता हूँ। चलिए, हाँ, तो ध्यान से देखिए, हम लोगों को केपलर का नियम पढ़ना है, ग्रहों के गति से संबंधित जो केपलर ने दिया था। तो मैं पेन का कलर चेंज कर ले रहा हूँ। चलिए अब शुरू करते हैं। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि जो केपलर महोदय थे, है ना, जो केपलर थे, इन्होंने क्या किया था, 3 नियम दिया था। कितने नियम दिए थे बताइए, 3 नियम दिए थे इन्होंने। ठीक है, ग्रहों की गति से संबंधित था। तो इन तीनों नियमों को हम लोगों को समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पहले नियम से। तो आइए मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि पहला नियम तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट का मतलब हो जाएगा ये पहला नियम। ठीक है, पहला नियम। ठीक है, अब नियम कैसे बनता है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है, कुछ चीज़ों को देखा जाता है, उसी के हिसाब से ठीक है नियम बनाया जाता है। जैसे देखिए, अगर आप रोड पे दाएं तरफ चलते हैं तो एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है आपकी साइकिल या बाइक। ठीक है, आपको चोटें आ सकती हैं। तो नियम क्या बना दिया गया कि आपको बीच में अथवा दाएं नहीं चलना है। कहाँ चलना है बताइए, बाएं चलना है। तो इस चीज़ को ऑब्जर्व किया गया, इस चीज़ को देखा गया कि दाएं या बीच में चलने पर दुर्घटनाग्रस्त आदमी हो जा रहा है, तो उसको कहाँ चलना है बताइए, बाएँ ही चलना है। इसी तरीके से केपलर ने भी कुछ चीज़ों को देखा है, ऑब्जर्व किया है, तो उन्होंने क्या किया है, कुछ चीज़ों को समझने के बाद उन्होंने अपना नियम दिया है। तो उसी नियम को हमें समझना है। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं केपलर के नियम को। तो उनका पहला नियम क्या है, चलिए देखें। तो केपलर का जो पहला नियम है बच्चों, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो इनका नियम कुछ इस तरह से था। ठीक है,
इनका पहला नियम कुछ इस तरह से था कि सभी ग्रह, चलिए मैं लिख देता हूँ, सभी ग्रह, ठीक है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चलिए, सूर्य के चारों ओर, ठीक है, सूर्य के चारों ओर, ठीक है, लिख देते हैं, फिर इसको अच्छे से समझाएंगे, पहले लिख लेने दीजिए, ठीक है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, दीर्घवृत्ताकार, ठीक है, दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में, दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ठीक है, चक्कर लगाते हैं। कौन लगाते हैं बताइए? ग्रह। यानी जो ग्रह होते हैं, सभी ग्रह जो होते हैं वो सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे कि दीर्घवृत्ताकार क्या होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर आगे थोड़ा सा और देखिए लिखा है, क्या लिखा है? तथा सूर्य उन कक्षाओं के फोकस पर होता है, तथा सूर्य उन कक्षाओं के, ठीक है, कक्षाओं के फोकस पर होता है, फोकस पर होता है, ठीक है, होता है। चलिए अब इस चीज़ को हम लोगों को समझना है, ठीक है। तो ये पहला नियम क्या है केपलर का? केपलर का पहला नियम है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तथा सूर्य उन कक्षाओं के फोकस पर होता है। अब इस चीज़ को जरा समझ लेते हैं। अब इसमें देखिए दो चीज़ समझने वाली है। क्या समझने वाली है? मैं आपको देखिए हाईलाइट करके दिखाता हूँ कि दो चीज़ें क्या समझने वाली है। एक तो चीज़ समझने वाला है दीर्घवृत्ताकार कक्षा क्या होता है, ठीक है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा क्या होता है। फिर आपको समझना है कि उस दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं के फोकस पर कौन होता है बताइए? सूर्य होता है। तो आखिर इस फोकस का मतलब क्या है? तो ये चीज़ आपको तो समझना है। और आप जान ही रहे हैं ग्रहों के बारे में और सूर्य के बारे में, तो ये बताने वाली चीज़ कुछ खास बात है ये नहीं है कि सभी ग्रह क्या करते हैं? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। जैसे आप धरती को देख लीजिए, धरती भी क्या करती है? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। और धरती सूर्य के चारों तरफ कितने दिन में चक्कर लगा लेती है? तो बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि 365 दिन में ही चक्कर लगा लेती है। तो वास्तव में बच्चों 365 दिन में नहीं लगाती है, बल्कि जो धरती होती है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर 365 सही 1/4 दिन में लगाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो चलिए इस चीज़ को समझ लेते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक फिगर बना के दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो इस फिगर में क्या समझना है? इस फिगर में आप समझ लीजिए कि कुछ ऐसे मैं अगर आकृति बना देता हूँ, ठीक है, तो इस आकृति को हम बच्चों क्या कहते हैं? वृत्त, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? वृत्त। लेकिन इसके जगह पे कुछ अगर ऐसी आकृति आपको देखने को मिल जाए, ठीक है, कुछ ऐसे करके देखने को मिल जाए, इस तरीके से करके, ठीक है, इस तरीके से, तो ये जो बना हुआ है ना, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। चलिए मैं थोड़ा सा और गोल बनाता हूँ। चलिए देखिए, कुछ ऐसे होगा, अब कुछ सही बना हुआ है। तो ये जो है ना बच्चों, इसको हम बोलते हैं दीर्घवृत्त, ठीक है। क्या बोलेंगे बताइए? दीर्घ, ठीक है, इसको हम कहेंगे दीर्घवृत्ताकार, ठीक है, ये दीर्घवृत्ताकार, ठीक है, कक्षा है, ये दीर्घवृत्ताकार कक्षा है। जबकि ये क्या है बताइए? वृत्त है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दीर्घवृत्त है, जबकि ये क्या है बताइए? वृत्त है। तो अभी इस चीज़ को क्या याद रखना है कि आपने वृत्त को देखा है ना, तो आपने मैथ में देखा होगा वृत्त को, है ना, बनाया भी होगा अपने कॉपी पे। तो वृत्त का बच्चों क्या होता है? केंद्र होता है, वृत्त का एक केंद्र होता है। ऐसे ही जो दीर्घवृत्त होता है बच्चों में, इसमें दो फोकस होते हैं, एक फोकस यहाँ पर होता है और एक फोकस यहाँ पर होता है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि जो वृत्त है उस वृत्त का एक केंद्र है, लेकिन दीर्घवृत्त में क्या होता है? दो फोकस होते हैं, एक फोकस यहाँ होता है और एक फोकस यहाँ पर होता है। तो अब देखिए क्या होता है, इसी को हम दीर्घवृत्त कहते हैं। और ये जो आप पथ देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ना पथ, इसी पथ को कहा जाता है कक्षा, ठीक है। इस पथ को हम क्या कहेंगे बताइए? कक्षा कहेंगे। और ये कक्षा कैसी कक्षा है? दीर्घवृत्ताकार कक्षा है। तो अब देखिए आ जाते हैं हम लोग अपने कहाँ पर? अपनी परिभाषा में। तो हमको इससे तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि परिभाषा क्या बोल रही है? दीर्घवृत्ताकार कक्षा की बात कर रही है, तो हमको इससे लेना देना नहीं है। तो चलिए इसको हम लोग मिटा लेते हैं, है ना। आइए अब इसको हम लोग मिटा ही लेते हैं। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया था। अब देखिए, तो अपनी परिभाषा में थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं कि परिभाषा हमारी क्या कह रही है। परिभाषा कह रही है, अर्थात पहला नियम कह रहा है केपलर का कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तथा सूर्य उन कक्षाओं के कहाँ पर होता है बताइए? फोकस पर होता है, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पर समझा देता हूँ। आइए अब अपने इस दीर्घवृत्ताकार इस चीज़ में चले आते हैं, ठीक है। देखिए अब बोल क्या रहा था? बोल ये रहा था कि सभी ग्रह एक दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। सभी ग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तथा सूर्य जो होता है वो कहाँ होता है? दीर्घवृत्ताकार कक्षा के फोकस पर होता है। तो अब मान लेते हैं कि यहाँ पर देखिए जो है, यहाँ पर कोई ग्रह है। चलिए मैं इस कलर से दिखा देता हूँ।
कि ये ग्रह है, ठीक है। अब ये ग्रह चक्कर लगाएगा, ये ग्रह है तो कभी यहाँ होगा, ठीक है, यही ग्रह कभी यहाँ होगा, यही वाला ग्रह कभी यहाँ पर होगा, यही वाला ग्रह कभी यहाँ होगा, यही वाला कभी यहाँ पर होगा, यही वाला ग्रह फिर कहाँ होगा, कभी यहाँ पर होगा। तो ये ग्रह जो चक्कर लगा रहा है बच्चों ना, ये ग्रह जो चक्कर लगा रहा है वो किस कक्षा में लगा रहा है, तो इसका आंसर है कि वो कहाँ चक्कर लगा रहा है, बताइए, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। और सूर्य कहाँ पर होगा, सूर्य इन्हीं फोकस में होगा, या तो इस फोकस पर होगा या तो इस फोकस पर होगा, कहीं ना कहीं सूर्य होगा। तो चलिए हम लोग बना लेते हैं कि सूर्य कहीं किसी फोकस पर कर लेते हैं कि किसी न किसी फोकस पर सूर्य है। चलिए देखिए, तो थोड़ा सा इसको बना लेते हैं, ये मिट गया है ना, ये पेन हो गया। अब इसके बाद बना लेते हैं, ये ऐसे बना हुआ था, ठीक है। अब देखिए हम आपको कहाँ बता रहे हैं कि सूर्य क्या होगा, कहीं यहाँ पर होगा, फोकस पर होगा। मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपको समझाया कि ये दीर्घवृत्ताकार कक्षा है, इसी दीर्घवृत्ताकार कक्षा पे सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, जबकि सूर्य कहाँ होता है, फोकस में होता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, बताइए, यहाँ पर सूर्य है, थोड़ा सा और इसको गाढ़ा कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है बताइए, ये आप देखेंगे तो ये सूर्य है, तो ये यहाँ पर फोकस में है। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ये जो है वो क्या है बताइए, सूर्य है, जबकि ये सभी के सभी क्या हैं, ये एक ही ग्रह है जिसको विभिन्न समय पर विभिन्न जगह पे दिखाया गया है ना, कि मतलब अलग अलग समय पे अलग अलग जगह पर ये चक्कर लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है बताइए, ग्रह है। तो बच्चों ये जो नियम है ना, यही क्या है, केपलर के गति का प्रथम नियम है। तो मतलब केपलर ने अपने गति के प्रथम नियम में यही कहा था कि सभी ग्रह जो होते हैं वो एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा पर चक्कर लगाते हैं, और सूर्य जो होता है उस दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के फोकस पर होता है। तो मैंने आपको समझाया कि एक वृत्त में एक केंद्र होता है, ऐसे दीर्घ वृत्त में क्या होता है, दो फोकस होते हैं, एक यहाँ पर होता है, एक यहाँ पर होता है। तो मान लेते हैं सूर्य इस वाले फोकस पर है। तो ये गति का पहला केपलर के ग्रहों से संबंधित गति का पहला नियम है। अब आइए दूसरे नियम की व्याख्या करते हैं। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, केपलर ने क्या बताया था। केपलर ने अपने नियम में ये बताया है कि सभी ग्रह क्या करते हैं, एक दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर करते हैं, यानी सभी ग्रह एक दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं, और जो सूर्य होता है उस दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के कहाँ पर होता है, फोकस में होता है, ठीक है। तो अब आइए हम लोग बात करते हैं दूसरे नियम की, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बात करता हूँ दूसरा नियम, ठीक है। केपलर का दूसरा नियम, और आप जान ही रहे हैं कि ये नियम किसके परिप्रेक्ष्य में दिया गया था, तो ग्रहों से संबंधित नियम था। तो ग्रहों का दूसरा नियम है केपलर का। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं इस नियम की। ये नियम क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। तो ये नियम जो बोलता है मैं आपको बताता हूँ, समझिएगा इस चीज़ को। अब ये नियम क्या कहता है, ये नियम कहता है, चलिए मैं इसको लिख देता हूँ इस नियम को। ये नियम कहता है किसी भी ग्रह को, ठीक है, किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली, ठीक है, मिलाने वाली किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल पार करती है, ठीक है, पार करती है, समान क्षेत्रफल पार करती है, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अर्थात प्रत्येक ग्रह की क्षेत्रीय चाल, ठीक है, प्रत्येक ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है, ठीक है। अभी मैं आपको समझा दूंगा कि ये क्या बोल रहे हैं, पहले आप देख लीजिए इसको। नियत रहती है अर्थात जब ग्रह सूर्य से दूर होता है, तो उसकी चाल कम हो जाती है, ठीक है, चाल कम हो जाती है,
तो बच्चों ये क्या है, ये दूसरा नियम है, इस नियम को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप सोचेंगे कि बहुत ही बड़ा नियम है तो बड़ा नहीं है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इसको मात्र 2 ही मिनट में याद कर लेते हैं, तो आपको भी याद करना पड़ेगा, तभी आप उन बच्चों से आगे निकल पाएंगे, ठीक है। इस दुनिया में कोई भी चीज़ बड़ा छोटा नहीं, बस आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। अब देखिए क्या बताया जा रहा है इसके बारे में, मैं आपको समझाता हूँ इसके बारे में क्या बताया जा रहा है। देखिए जो काम की चीज़ है मैं हाईलाइट कर देता हूँ। पहले तो काम की चीज़ ये है कि चाल कम हो जाती है ना, ये काम की चीज़ है। अब इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। फिर क्या बोल रहा है कि किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल पार करती है। तो ये भी एक चीज़ याद रखने वाली चीज़ है। अभी इसको समझाऊंगा कि समान समय में, ठीक है, समान समय में कैसा क्षेत्रफल पार करेगी, तो वो समान क्षेत्रफल पार करती है। तो ये भी लाइन आपको याद रखना है, ठीक है। और बोल क्या रहा है कि प्रत्येक ग्रह की क्षेत्रीय चाल जो होती है वो क्या होती है, नियत रहती है। तो ये भी चीज़ हम लोगों को समझना है, ठीक है। अब आइए इस चीज़ को हम लोग एक डायग्राम बना करके समझ लेते हैं। चलिए तो डायग्राम में आ जाते हैं। तो डायग्राम में आपने क्या देखा, आपने देखा कि केपलर ने जो नियम दिया है वो कैसा नियम है बताइए। वो नियम है ग्रहों की गति से संबंधित, और जो ग्रह गति करते हैं वो एक दीर्घवृत्ताकार मार्ग पे गति करते हैं, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं। तो एक दीर्घवृत्ताकार हम लोग कक्षा बना लेते हैं, जैसा भी हम लोग बनाए थे कुछ देर पहले। चलिए ये हमारा दीर्घवृत्ताकार कक्षा हो गया, ठीक है। और आप जान ही रहे हैं कि इसमें 2 फोकस होते हैं, ठीक है। तो कहीं पर मान लेते हैं कि यहाँ पर ये फोकस है, मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, एक फोकस है, ठीक है। 2 फोकस होते हैं, एक यहाँ होता है, तो हमको दोनों फोकस की जरूरत नहीं, सिर्फ एक ही फोकस की जरूरत है, तो मैंने दिखा दिया। अब इसी फोकस पर क्या होगा, इसी फोकस पे सूर्य होगा। तो आइए सूर्य को हम लोग दिखा देते हैं पीले वाले कलर से, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर अपना सूर्य, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर देखिए ये सूर्य है, इस तरीके से सूर्य है। अब ध्यान से देखिए, अब सूर्य है तो अब क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि कोई ग्रह क्या करेगा, गति करेगा, ठीक है। अब गति करेगा भैया, तो गति करेगा तो ये जो पथ है ना गति करने का, ये कैसा पथ है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर ये दीर्घवृत्ताकार है। क्या बताइए, दीर्घवृत्ताकार, ठीक है, दीर्घवृत्ताकार वृत्ताकार, ठीक है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा है। तो ये हो गई आपकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा है। और इसी दीर्घवृत्ताकार कक्षा पे क्या होगा बताइए, कोई ग्रह गति करेगा। तो अब मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, कोई पॉइंट ए है, इस टाइम पर क्या है, यहाँ पर ग्रह है, ठीक है, यहाँ पर ग्रह है पॉइंट ए पर, मतलब बिंदु ए पर ग्रह है। टी समय के पश्चात वो ग्रह क्या किया, बिंदु ए से चलाया कहाँ पर, देखिए बिंदु बी पर चलाया, ठीक है। फिर ऐसे ही क्या हुआ, ऐसे ही ग्रह गति करता हुआ फिर क्या हुआ कि कुछ समय के पश्चात क्या हुआ, इस बिंदु सी पर चलाया, वही ग्रह इस बिंदु सी पर चलाया, ठीक है, इस बिंदु सी पर चलाता है। फिर वही ग्रह क्या करता है, टी समय में ही, ठीक है, टी समय में ही फिर अगली बार क्या करता है, बिंदु डी पर चलाता है, तो बिंदु डी पर चलाता है, ठीक है। अब इस चीज़ को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, समझिएगा। ये क्या है, ये एक प्रकार की दीर्घवृत्ताकार कक्षा है। देखिए मैंने लिख भी रखा है कि दीर्घवृत्ताकार कक्षा है। अब कोई ग्रह क्या करता है, पॉइंट नंबर ए पर है, यानी बिंदु ए पर है, और टी समय के पश्चात क्या करता है, बिंदु बी पर पहुंच जाता है। फिर क्या करता है, इसी तरीके से गति करते हुए बिंदु नंबर सी पर आ जाता है, और टी समय पश्चात क्या होता है, फिर बिंदु डी पर पहुंच जाता है। तो अब हम क्या करें, अगर यहाँ से इस सूर्य से इस ग्रह की स्थिति को देखें तो कैसा नजर आएगा। देखिए इसको मिला देते हैं लाइन को, ये इस तरीके से बी में मिल जाएगा, और फिर आप देखेंगे तो ये ई इस तरह से हम इसको ए में मिला सकते हैं, ठीक है, ये ए में मिल गया। फिर ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, इसको सी में मिला सकते हैं, फिर कहाँ मिला सकते हैं बताइए, डी में मिला सकते हैं, ठीक है। तो हमारी परिभाषा क्या बोल रही थी कि समान समय अंतराल में, अर्थात समान समय में समान क्षेत्रफल पार करता है, ठीक है। समान समय में, चलिए मैं फिर से दिखा देता हूँ। देखिए कह रहा था कि क्या बोल रहा था कि समान समय में समान क्षेत्रफल पार करता है। अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब आ जाते हैं हम लोग अपने यहाँ पे और समझते हैं जरा इसका मतलब क्या है। देखिए इसका मतलब यही है बच्चों कि यहाँ देखिए समान समय है, यहाँ पर भी समय टी लग रहा है, और यहाँ पर भी देखेंगे समय क्या लग रहा है, टी लग रहा है। तो समान समय में समान क्षेत्रफल पार करता है, मतलब ये जो क्षेत्रफल है, चलिए मैं दूसरे कलर से इसको दिखा देता हूँ आपको। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन से कलर से, ग्रीन वाले कलर से। चलिए समान समय में समान क्षेत्रफल पार करता है, मतलब ये जो क्षेत्रफल है, ठीक है, ये जो क्षेत्रफल है आपके पास, ये वाला क्षेत्रफल इस वाले क्षेत्रफल के बराबर होगा, किसके, इसके, ठीक है, इस क्षेत्रफल के बराबर होगा। इसको मैं कुछ ऐसे दिखा देता हूँ, देखिए इस तरीके से। तो ये दोनों क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और यही क्या है बताइए, यही है केपलर के ग्रहों के गति से संबंधित दूसरा नियम। उन्होंने बता ही दिया कि समान समय में, अर्थात यहाँ से यहाँ तक जाने में समय टी लग रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में भी समय टी लग रहा है, अर्थात समय समान है, यानी समान समय में जो ग्रह है उसके द्वारा जो बनाया गया क्या है बताइए, क्या बनाया गया बताइए, जो क्षेत्रफल है ना, वो समान है। चलिए मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। देखिए
इन्होंने क्या बोला था कि समान समय में समान क्षेत्रफल पार करती है, यानी समय समान है तो क्षेत्रफल भी क्या है, समान है। मतलब ये दोनों क्षेत्रफल भी क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि टाइम क्या है बताइए, बराबर है। अब यहाँ पर एक चीज़ बस याद रखने वाली चीज़ है, क्या याद रखने वाली चीज़ है कि जब ग्रह ना सूर्य के नज़दीक आता है, ये चीज़ याद रखिएगा कि जब वह ग्रह कहाँ होता है बताइए, जब वह ग्रह सूर्य के नज़दीक होता है, सूर्य के पास में लिख देता हूँ, जब वह ग्रह सूर्य के पास होता है तो उसकी जो चाल होती है वो बढ़ जाती है। बस इस चीज़ को याद रखना है कि उसकी चाल क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि बढ़ जाती है, उसकी चाल बढ़ जाती है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि जब ग्रह सूर्य के पास होता है तो उसकी चाल बढ़ जाती है। अब देखिए ये ग्रह कहाँ है, यहाँ पर है और सूर्य यहाँ पर है, मतलब ये पास में है तो इसकी चाल क्या होगी, बढ़ जाएगी। लेकिन देखिए सूर्य यहाँ पर है तो ग्रह अगर यहाँ पर है तो इसकी चाल उतनी बढ़ी हुई नहीं नज़र आएगी जितनी बढ़ी हुई नज़र यहाँ पर आती है। तो यही क्या है, यही जो बच्चों है ये नियम है ग्रहों की गति से संबंधित दूसरा नियम। और किसका नियम है, केपलर का। तो जो मैंने यहाँ पर आपको समझाया है ना, वही चीज़ यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आइए हम लोग चलते हैं तीसरे नियम में बच्चों, और तीसरे नियम को समझते हैं। मैंने इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से आपको समझा दिया। अब हम लोग आ जाते हैं अपने तीसरे नियम में। अब तीसरा नियम क्या कहता है देखिए, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ तृतीय नियम। तृतीय नियम, ठीक है, तृतीय नियम। आइए बात कर लेते हैं तृतीय नियम की कि ग्रहों की गति से संबंधित तृतीय नियम केपलर का क्या था। तो मैं इस नियम में लिखता हूँ, इसकी भी कुछ परिभाषा है, इसको आपको याद ही रखना है हर हाल में, ठीक है, तभी आप एग्जाम में पूछेगा तो लिख पाएंगे। अब तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम है कि सूर्य से किसी ग्रह की औसत दूरी, चलिए मैं लिख देता हूँ, सूर्य से किसी ग्रह की औसत दूरी, सूर्य से किसी ग्रह की औसत दूरी का मान उस ग्रह के, ठीक है, औसत दूरी का मान, तो औसत दूरी का मान नहीं बल्कि औसत दूरी का घन है, औसत दूरी का घन उस ग्रह के सूर्य के परितः, उस ग्रह के सूर्य के परितः, उस ग्रह के सूर्य के परितः परिक्रमण काल, ठीक है, परिक्रमण काल जिसे कैपिटल टी से लिखा जाता है, परिक्रमण काल टी के वर्ग के, ठीक है, वर्ग के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। अथवा इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं कि स्मॉल r की पावर 3 और समानुपाती का चिन्ह लगा सकते हैं कैपिटल टी का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको जोड़े देता हूँ, देखिए छूट गया है, क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए जहाँ पर लिखा हुआ है किसी ग्रह की औसत दूरी, है ना, तो इस दूरी के पास ही स्मॉल r होना चाहिए, तो छूट गया था, मैंने लिख दिया। तो ये क्या बच्चों, ये केपलर का तीसरा नियम है ग्रहों की गति से संबंधित। अब आइए इस चीज़ को ज़रा समझ लेते हैं कि इसके बारे में केपलर ने क्या बोला है। अब इसमें क्या याद रखने वाली पॉइंट है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए ये नियम आपको याद करना पड़ेगा, और जो पॉइंट याद रखने वाला है मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए इसमें आपको ये जो है याद करने वाली चीज़ है। यहाँ पर एक तो घन के बारे में बोल रहे हैं तो इस घन को याद करना है, और एक वर्ग के बारे में बोल रहे हैं तो वर्ग के बारे में याद करना है। तो ये जो है क्या है, ये तीसरा नियम है। अब आइए इस चीज़ की हम लोग व्याख्या कर लेते हैं, और चलिए व्याख्या करने के लिए मैं फिर से वही बनाता हूँ फिगर। कौन सा फिगर, जो हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था कि दीर्घवृत्ताकार पथ है ना, तो उसी को बना लेते हैं। चलिए ये मान लेते हैं क्या है, थोड़ा सा टेढ़ा बन जाएगा, सीधा बनाते हैं, हाँ इस तरीके से कि ये दीर्घवृत्ताकार पथ है, ये बन गया दीर्घवृत्ताकार पथ। और इसमें क्या है, आप जान ही रहे हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पर फोकस होता है, फोकस पर क्या होता है, सूर्य होता है, ठीक है। अब हमको क्या लेना है, इसमें लेना है औसत दूरी। तो औसत दूरी के लिए हम क्या करते हैं, इसमें दो अक्ष खींचते हैं इस तरीके से। तो एक, चलिए मैं दूसरे कलर से खींच के दिखाता हूँ। देखिए एक अक्ष को बच्चों हम लोग इस तरीके से खींचेंगे, एक अक्ष को हम लोग ऐसे खींच देंगे, और एक अक्ष को हम लोग इस तरीके से खींच देंगे, ठीक है, इस तरीके से खींच देंगे। अब इस अक्ष से, ठीक है, यहाँ तक की जो दूरी है ना, इस अक्ष से यहाँ तक की जो दूरी है ना, इसी दूरी को हम क्या कहेंगे, तो आप देखेंगे इसी दूरी को हम लोग कहेंगे औसत दूरी, ठीक है। तो इसी दूरी को औसत दूरी कहेंगे, और इसी को स्मॉल r से हम लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं लिख देता हूँ स्मॉल r
तो ये हो जाएगा स्मॉल आर, ठीक है, ये स्मॉल आर हो गया। और यहाँ पर क्या देखेंगे कि ये ग्रह यहाँ से गति करना शुरू करता है और फिर गति करते हुए अगर इसी पॉइंट पर लौट करके चला आता है तो ये इसका परिक्रमण काल कहलाता है और इसको हम कैपिटल टी से लिखते हैं। तो ये हो गया कैपिटल टी। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने देखा कि एक तो है औसत दूरी, ठीक है, एक है औसत दूरी, तो ये हो जाएगी एक औसत दूरी और औसत दूरी बराबर हम क्या रखेंगे बताइए, स्मॉल आर, ठीक है, औसत दूरी हो गई। और एक क्या है, परिक्रमण काल, तो मैं लिख देता हूँ परिक्रमण काल। तो यहाँ पर एक हो जाएगा परिक्रमण काल और इसको लिखा जाता है कैपिटल टी से, ठीक है। तो केपलर ने अपने तीसरे नियम में क्या कहा था कि जो औसत दूरी है और जो परिक्रमण काल है, ठीक है, इनके बीच में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि जो औसत दूरी है अगर इसका घन कर दिया जाए, ठीक है, यानी इसकी पावर क्यूब कर दिया जाए और जो परिक्रमण काल है उसकी पावर 2 कर दिया जाए तो ये एक दूसरे के समानुपाती हैं, ठीक है, समानुपाती हैं। मतलब त्रिज्या बढ़ती है तो परिक्रमण काल बढ़ेगा, ठीक है, परिक्रमण काल बढ़ता है तो त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब यही है, हमने आपको कल ही समझाया था वीडियो में, ठीक है, कि औसत का समानुपाती का मतलब यही होता है कि अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है, या ये घटेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा। मतलब त्रिज्या बढ़ती है या औसत दूरी बढ़ती है, ठीक है, तो परिक्रमण काल भी बढ़ेगा और परिक्रमण काल बढ़ता है तो दूरी भी क्या होगी, बढ़ती है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम कुछ अब ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए मैं कलर बदल के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि हमको ये चीज़ मिल गया। अब आप जान ही रहे हैं कि हम क्या करते हैं, जब समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो हमको क्या लाना होता है, एक बराबर का चिन्ह लाना होता है और स्थिरांक लाना होता है। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, r³ बराबर का चिन्ह लाएंगे और यहाँ पर क्या आएगा, एक आएगा स्थिरांक, ठीक है, तो एक आ जाता है यहाँ पर स्थिरांक और ये हो जाएगा कैपिटल टी का वर्ग, ठीक है। अब स्थिरांक को यहीं छोड़ दिया जाए और कैपिटल टी को देख लिया जाए तो कैपिटल टी का जो वर्ग है वो इधर स्थिरांक के साथ गुणा कर इधर लाएंगे तो क्या करेगा, भाग करेगा। तो इसको हम लोग ले आते हैं, ठीक है, चलिए, तो इसको हम लोग ले आते हैं नीचे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा r³ और कैपिटल टी की पावर 2, ठीक है, कैपिटल टी की पावर 2 और बराबर इधर क्या होगा बताइए, स्थिरांक हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इस तरीके से स्थिरांक आ जाता है। तो ये जो फार्मूला निकल के आया है ना बच्चों, ये फार्मूला क्या है बताइए, ये तीसरा नियम है। किसका तीसरा नियम है, ग्रहों की गति से संबंधित, और किसका है बताइए, केपलर का, ठीक है। तो इस तरीके से केपलर ने क्या किया था, ग्रहों की गति से संबंधित 3 नियम दिया था और तीनों नियम को मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिया, ठीक है। चलिए एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ कि नियम क्या था। ये नियम, इसकी परिभाषा कुछ इस तरीके से थी, आप लिखेंगे इस परिभाषा को और याद करेंगे और फिर मैंने जो ये समझाया इसको भी आप याद करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। और अगले वीडियो में देखिए हम लोग को पढ़ना क्या रह गया है, और ज़्यादा पढ़ाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अभी देखिए हम लोगों को पढ़ना क्या रह गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ पढ़ना क्या रह गया है। हम लोगों को पढ़ना रह गया है 3 नियम था ना, हाँ 3 नियम तो हम लोग पढ़ लिए हैं। फिर हम लोगों को अभी पढ़ना रह गया है किसके बारे में, मुक्त पतन के बारे में पढ़ना रह गया है और गुरुत्वीय त्वरण के बारे में पढ़ना रह गया है। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।